गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज का टॉपिक है उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तटस्थता वक्र एनालिसिस के तहत। उपभोक्ता संतुलन तटस्थता वक्र विधि की सहायता से वह बिंदु या संतुलन स्थिति ज्ञात की जा सकती है जिस पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। पिछले क्लास में मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। अब देखिए, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या तटस्थता वक्र विश्लेषण की सहायता से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या उपभोक्ता संतुलन कैसे निकाल सकते हैं। उपभोक्ता का संतुलन बिंदु वह होता है जहां पर कीमत रेखा को हम बजट रेखा या आउटले लाइन, किसी भी नाम से हम इसको जान सकते हैं। ये क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में अभी समझाऊंगा, तो आप फिर से पढ़िए। उपभोक्ता का संतुलन बिंदु वह होता है जहां कीमत रेखा तटस्थता रेखा को स्पर्श करता है। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कीमत रेखा और एक तटस्थता रेखा। तो इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के तहत हम अध्ययन करते हैं, इसकी जो मान्यताएं होती हैं इनको आप पहले समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको तटस्थता रेखा के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है, कीमत रेखा को भी एक बार समझा के फिर इसका संतुलन बिंदु कैसे प्राप्त होती है वह मैं आपको ग्राफिकल मेथड से आपको इस क्लास में समझाऊंगा। तो ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है आईसी एनालिसिस के तहत, इसकी जो मान्यता है, अजम्पशंस हैं, वो देखिए। पहला अजम्पशन क्या है? उपभोक्ता के पास व्यय की जाने वाली मुद्रा की मात्रा निश्चित एवं सीमित है। ये जो मुद्रा की मात्रा है, ये कंज्यूमर का इनकम भी हम कह सकते हैं, या फिर कंज्यूमर का आउटले मतलब कितना उसको उपभोग पर खर्च करना है। वह संपूर्ण मुद्रा की मात्रा उपभोग पर खर्च करता है। ये अजम्पशन पहले भी हमने देखा है। सेकंड जो आपके पास में मान्यता है वो ये है कि उपभोक्ता की सभी बाजार मूल्य ज्ञात है। मतलब ना केवल उन वस्तुओं का जिसका वो उपभोग कर रहा है, बाकी बाजार में दिए हुए अन्य वस्तुओं की मूल्य के बारे में भी उसको जानकारी है। थर्ड जो अजम्पशन है वो ये है कि सभी वस्तुएं समरूप और विभाज्य हैं। सभी वस्तुएं समरूप का मतलब होमोजेनस, जो आप जानते हैं अब तक क्या है। विभाज्य मतलब डिविजिबल है, मतलब उसको हम इकाइयों में डिवाइड कर सकते हैं। शुरू में ही मैंने आपको बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले ही क्लास में कि जो एजम्पशंस होती हैं वही कभी कभी किसी थियरी की लिमिटेशंस भी बन जाती हैं। फोर्थ जो आपके पास में एजम्पशन है वो ये है कि उपभोक्ता विवेक से कार्य करता है, अर्थात वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से व्यय करता है। अब ये विवेकशीलता या विवेकपूर्ण क्या चीज़ होती है वो मैंने पहले भी आपको समझाया, लेकिन मुख्य तौर पे क्या है कि वो ज़्यादा को कम के मुकाबले में प्राथमिकता देता है, या मतलब अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वह व्यय को, मतलब उपभोग के लिए जो खर्चा है उसको इस टाइप से आवंटित करता है वस्तुओं के बीच में कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। फिफ्थ जो आपके पास में जो एजम्पशन है, देखिए, उपभोक्ता को
दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को व्यक्त करने वाले तटस्थता मानचित्र, जिसको हम इंडिफरेंस कर्व की जो चित्र होती है, मानचित्र मतलब ग्राफ, उसका ज्ञान है, जिनसे उसे समान संतुष्टि प्राप्त होगी या मिलेगी। तो इंडिफरेंस जो मैप है, इंडिफरेंस कर्व जो मैप है, उसके बारे में भी उपभोक्ता को संपूर्ण जानकारी है। तो देखिए, इंडिफरेंस कर्व मैप तो मैंने आपको बताया था, तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व मैप और प्राइस लाइन या बजट लाइन, जो आज हमने पढ़ा है कि बजट लाइन जहाँ पे स्पर्श करता है आईसी को, वहीं पे आपको क्या प्राप्त होगी? उपभोक्ता संतुलन की स्थिति। देखिए, अगर जो चित्र 1 है, फर्स्ट जो आपके पास में ग्राफ है, वाई एक्सिस पे अगर हमने वाई वस्तु ली है और एक्स एक्सिस में आपने एक्स वस्तु ली है, तो देखिए ये एक्स, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई वस्तुओं की अगर मात्रा होती है, तो इस टाइप से अगर आपके पास में इंडिफरेंस कर्व्स हैं, IC1, IC2, IC3, इनको हम क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व मैप। एक IC पर, सपोज IC1 पर, हर एक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होगी। जैसे जैसे हम मूल बिंदु ओरिजिन से ऊपर की ओर जाते हैं, तो IC2 के हर एक बिंदु पर समान संतुष्टि तो प्राप्त होगी या उपयोगिता प्राप्त होगी उपभोक्ता को, परंतु IC1 के मुकाबले में IC2 में अब उसको अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। सिमिलरली IC3 पर अगर आप जाएंगे तो IC2 के मुकाबले में IC3 पर अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी, परंतु एक तटस्थता वक्र पर हर एक बिंदु पर उसको समान उपयोगिता प्राप्त होगी। अब देखिए, 2 कमोडिटी केस, 2 वस्तु की अगर हम कोई केस लेते हैं, तो ये प्राइस लाइन, जिसको कीमत रेखा कह रहे हैं, या बजट लाइन या बजट रेखा जिसको हम कह रहे हैं, वो क्या चीज़ होती है? आप इस ग्राफ को अच्छी तरह से देखिए, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इसके पॉइंट से। ये ग्राफ को देखिए आप, एक्स एक्सिस पे आपने एक्स वस्तु की मात्रा ली है, वाई एक्सिस पे आपने वाई वस्तु की मात्रा ली है। अगर आय या फिर जो आउटले होती है या जो उपभोक्ता के पास में बजट होती है, उसको हम आई लेते हैं। जैसे 2 वस्तुएं तो हमने एक्स और वाई ले ली है, और कुल आय व्यय जो है उसको अगर हम आई, इनकम अगर आई लेते हैं, तो देखिए ए बिंदु पर, ए बी हमारे पास एक प्राइस लाइन है, ए बी डैश भी हमारे पास एक और प्राइस लाइन या बजट लाइन है। तो ए बिंदु पे देखिए हम 0 ए वाई का उपभोग कर रहे हैं, वाई वस्तु की मात्रा की, और एक्स वस्तु की मात्रा की हम 0 या कोई भी उपभोग नहीं कर रहे हैं। तो सारा जो इनकम है वो आपने किस पे खर्च कर दिया है? वाई वस्तु पे। तो अब देखिए, अगर Px कीमत प्रति इकाई x की है, x है वस्तु की मात्रा, स्मॉल x क्या है? वस्तु x की मात्रा है। सिमिलरली Py कीमत प्रति इकाई y वस्तु की, और स्मॉल y क्या है? वस्तु y की अगर मात्रा है, जहाँ पे इनकम या I जो है क्या किसके बराबर हो जाएगा? Px प्रति इकाई x की कीमत मल्टीप्लाई बाई x की मात्रा प्लस प्रति इकाई y की कीमत मल्टीप्लाइड बाई y की मात्रा, क्योंकि जितना भी आउटले है वो आप x और y वस्तुओं पे खर्च कर रहे हैं। तो Px मल्टीप्लाइड बाई x की मात्रा क्या हो जाएगी? x पे कुल खर्च, और Py मल्टीप्लाइड बाई y क्या हो जाएगी? y पर कुल खर्च। अगर हम 0x की मात्रा खर्च कर रहे हैं तो I बराबर क्या हो जाएगा? Py मल्टीप्लाइड बाई y की मात्रा। तो y की मात्रा क्या हो जाएगी? A पॉइंट I डिवाइडेड बाई Py। सिमिलरली B पॉइंट पे
आपके पास में ओ बी या x की मात्रा कितनी हो जाएगी? अगर y इस केस में 0 आप कंज्यूम कर रहे हैं, y अगर इस केस में 0 कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप देखिए पी वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई 0 हो जाएगा और i बराबर किसके हो जाएगा? x बराबर किसके हो जाएगा? i डिवाइडेड बाई पी एक्स। तो ये जो b पॉइंट है ये आपको x की मात्रा क्या बता रही है? i डिवाइडेड बाई पी एक्स। तो ये जो a और b पॉइंट है इनको अगर हम जोड़ देते हैं, किस केस में? जिस केस में इनकम आपके पास i है जो कि पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस पी वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई होता है। तो a और b को जोड़ देते हैं हम, तो हमें क्या मिल जाता है? बजट लाइन या फिर बजट रेखा, जिसको हम कीमत वक्र या फिर बजट वक्र कह रहे हैं। अब देखिए, अगर उपभोक्ता इस पॉइंट पे उपभोग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो संपूर्ण जो उसकी जो आउटले है उसको खर्च नहीं कर रहा है एक्स और वाई पे, वो और ऊपर जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? इस लाइन पे। ये जो मूल बिंदु से जो दूर वाला जो बिंदु है, इस पे वो खर्च कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी बजट लाइन क्या है? ए बी है। इससे अधिक उसके पास सीमित आय का हमने पहले ही अजम्पशन ले लिया था, तो इस बिंदु पर वो खर्च नहीं कर सकता है। तो उसको ऑप्टिमम अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए बी वक्र पर ही खर्च करना पड़ेगा। अब देखिए, हम एक थोड़ा सा इसमें प्राइस लाइन को समझाने के लिए, अगर x की कीमत कम हो जाती है, x वस्तु की प्रति इकाई कीमत पी एक्स डैश हो जाती है, तो आप देखिए ये जो प्राइस लाइन है और y की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आता है, y तो प्राइस लाइन क्या हो जाता है? ऐसे रोटेट करके ए बी डैश हो जाता है, ए बी डैश। क्यों? अगर अब आप y की कोई उपभोग नहीं करते हैं और i कांस्टेंट रहता है, i क्या है आपके पास में? जो i का जो होता है जिसको आपको संपूर्ण तरीके से खर्च करना होगा x और y वस्तु पे, तो i कांस्टेंट रहने पे और पी वाई कांस्टेंट रहने पे अगर पी एक्स घट जाता है, तो अब आप अधिक मात्रा किसकी ले सकते हैं? x की ले सकते हैं, अगर प्राइस ऑफ y कमोडिटी कांस्टेंट रहती है। तो अब आपके पास में जो नया वक्र आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? नया कौन सा वक्र? प्राइस लाइन या बजट लाइन ए बी डैश आ जाएगा। तो नया वाला प्राइस लाइन के लिए देखिए आउटले क्या होता है? आई को आप कैसे खर्च कर सकते हैं? पी एक्स डैश मल्टीप्लाइड बाई एक्स डैश क्या? नए कीमतों पे एक्स की जो मात्रा जो आप उपभोग कर पाते हैं, प्लस पी वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई। तो ये जो बी डैश जो पॉइंट आता है वो क्या हो जाएगा? आई डिवाइडेड बाई पी एक्स डैश हो जाएगा। सपोज एक कोई एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अगर 100 रुपये आपके पास में व्यय करने के लिए है, प्रति इकाई कीमत अगर y की 5 रुपये है और x की 10 रुपये है, 100 रुपये इनकम आपका कांस्टेंट रह जाता है। y की जो प्रति इकाई कीमत वो 5 रुपये अगर कांस्टेंट रह जाता है, अगर y आप उपभोग नहीं करते हैं तो x कितना उपभोग कर सकते हैं आप? 100 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 10 इकाइयों की। ठीक है, ये सरल है। अब अगर x की कीमत भी 5 रुपये हो जाती है या x की कीमत अगर 8 रुपये हो जाती है, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर x की कीमत सपोज 5 रुपये हो जाती है प्रति इकाई, y की कीमत 5 रुपये ही रह जाती है और इनकम आपका 100 रुपये ही है, तो इस स्थिति में अगर आप y का उपभोग नहीं करते हैं y वस्तु की, तो आप देख सकते हैं कि 100 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि अब x की कीमत क्या हो जाएगी? 5 रुपये प्रति कीमत, तो x आप 20 इकाइयाँ खर्च कर सकते हैं जब आप 0 इकाई किसकी उपभोग कर रहे हैं? y की, या फिर y की उपभोग नहीं कर रहे हैं। तो ये इस केस में क्या होगा? ये जो ए बी आपका जो प्राइस लाइन है वो रोटेट होके ए बी डैश इस प्रकार से हो जाता है। तो अब आपको इंडिफरेंस कर्व का जो मैप है और प्राइस लाइन क्या होता है ये आपके समझ में आ गई है।
अब आपको बताते हैं कि देखिए इंडिफरेंस कर्व का मैप अगर वही रखते हैं तो ये वाला जो आपके पास में जो ग्राफ है, ए बी प्राइस लाइन है या बजट लाइन है। एक्स एक्सिस पे हम एक्स वस्तु की उपभोग को दिखा रहे हैं, उपभोग की मात्रा को, और वाई एक्सिस में आप वाई वस्तु की उपभोग की मात्रा को हम दिखा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं IC2 पर, सी बिंदु पर प्राइस लाइन क्या होता है, टेंजेंट होता है या स्पर्श करता है किसको, IC2 इंडिफरेंस कर्व सेकंड। तो ये क्या होगी, सी क्या होगी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको देखिए मैथमेटिकली हम समझ सकते हैं। एट पॉइंट सी, ये जो बिंदु है पॉइंट सी IC2 पर, ए बी क्या है आपके पास में, कीमत रेखा या बजट लाइन, किसको स्पर्श कर रही है, IC2। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अधिकतम संतुष्टि की बिंदु। और ये क्या बिंदु होती है आपकी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, उपभोक्ता संतुलन बिंदु। उपभोक्ता संतुलन बिंदु क्या होता है, उस बिंदु पर जिसपे संपूर्ण जो आउटले है उसको खर्च करने पे जो आपको जिससे अधिकतम संतुष्टि मिलती है, उस बिंदु को हम क्या कह रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहलाएगा। अब देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको ढाल, इंडिफरेंस कर्व के ढाल को आपको समझाया था मैंने। अब देखिए अगर किसी वक्र पे कोई स्पर्श रेखा खींचता है तो स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है वही, जहाँ पे वो स्पर्श रेखा उसको स्पर्श करता है, वही उस बिंदु पे उस वक्र का भी ढाल हो जाता है। अब आपके पास में AB जो प्राइस लाइन है वो IC2 को कहाँ पे स्पर्श कर रहा है, C पे। अभी जो स्लोप ऑफ IC2 है वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो आपके पास में है AB का हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ AB क्या है आपके पास में, डेल्टा y बाई डेल्टा b, डेल्टा x, dy बाई dx होता है। एक y एक्सिस पे जो आपका पास में जो परिवर्तन होता है उसको अगर x एक्सिस के परिवर्तन से अगर हम भाग दे देते हैं तो आपको इसका ढाल प्राप्त होता है। अब AB क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे मैथमेटिक्स में हर एक पॉइंट में ढाल सेम होता है। जो स्लोप ऑफ कर्व होता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, वो स्ट्रेट लाइन के हर एक बिंदु पे क्या होता है, सेम होता है। तो अगर स्लोप ऑफ AB को हम डेल्टा y बाई डेल्टा x कह सकते हैं, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। तो देखिए परिवर्तन की मात्रा हम कुछ भी ले सकते हैं। इसमें डेल्टा x क्या है, OB के बराबर है, डेल्टा y क्या है, OA के बराबर है। चित्र 2 में आप देखिए OA क्या है आपके पास में, I डिवाइडेड बाई PY। ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसमें आपने x का कोई उपभोग नहीं किया है, टोटल I आपने किस पे खर्च कर दिया है, Y पे खर्च कर दिया है। तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाई प्रति इकाई Y की कीमत, Y की मात्रा प्राप्त हो जाएगी, जिसको हम OA कह रहे हैं। सिमिलरली B पॉइंट क्या हो जाएगा, आपने Y की कोई भी मात्रा या Y की कोई भी इकाई का उपभोग नहीं किया, उस स्थिति में आपने सिर्फ X वस्तु की उपभोग करी है। तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय X की जो प्रति इकाई कीमत हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, OB या X वस्तु की मात्रा जिसकी आपने उपभोग करी है। तो देखिए स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम क्या लिख सकते हैं, OA डिवाइडेड बाई OB लिख सकते हैं। OA के जगह हम क्या लिख सकते हैं, I डिवाइडेड बाई PY, होल डिवाइडेड बाई क्या होगा, OB क्या पॉइंट है, I डिवाइडेड बाई PX। तो I और I कैंसिल हो जाएगा, ये PX ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, PX डिवाइडेड बाई PY। यानी जो प्राइस लाइन होती है, जो कीमत वक्र होती है, उसका जो ढाल होता है वो दो वस्तुओं के अनुपात के बराबर आता है। अब आपको मालूम है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये ढाल
IC2 के ढाल के बराबर होगा इस बिंदु पे, C बिंदु पे। तो ये लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था, ये किसके बराबर है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x की y के लिए, प्रतिस्थापन की सीमांत दर x वस्तु की y वस्तु के लिए। और ये किसके बराबर होता है? ये प्राइस का जो अनुपात होता है px बाई py, आपको इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम उपयोगिता जो सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया था, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, किसके बराबर होता है? mu x डिवाइडेड बाई mu y। तो ये जो स्थिति होती है जहाँ पे px डिवाइडेड बाई py किसके बराबर है? mu x डिवाइडेड बाई mu y, जो कि किसके बराबर निकलता है? ये किसका ढाल है? इंडिफरेंस कर्व का ढाल है, सीमांत प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर है। उस स्थिति में आपको क्या प्राप्त होगी? उपभोक्ता संतुलन की स्थिति। तो ये उपभोक्ता संतुलन की स्थिति IC वक्र एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के तहत इस प्रकार से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में मैं जो टॉपिक लूँगा उसको मैं थोड़ा सा आपको मैं समझा देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्राइस इफेक्ट, कीमत प्रभाव। कीमत में परिवर्तन के कारण आपके पास उपभोग की गई वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसको हम कीमत प्रभाव कहते हैं। उसको हम कैसे किस किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, कीमत लोच, मांग की कीमत लोच के बारे में मैं थोड़ा सा अध्ययन कराऊंगा। उसके बाद प्राइस इफेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।